जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, उपसर्ग देखा था। तो उपसर्ग का ही उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विपरीत माने जाते हैं कि ये शब्द के पहले लगता है तो उस प्रत्यय को बोलते हैं लोग शब्द के बाद में लगते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा से देखा भी था। तो आज हम लोग प्रत्यय देखने वाले हैं। क्या प्रत्यय? तो प्रत्यय में आपको आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं। देखिए, जैसे हमने उपसर्ग देखा, उपसर्ग का कॉन्सेप्ट समझा और फिर हमने उपसर्ग के बहुत सारे उदाहरण देखे। तो प्रत्यय में भी हम यही करने वाले हैं। प्रत्यय कैसे बनते हैं वह पहले देखेंगे और फिर प्रत्यय के देखेंगे भेद भी। इसके भेद भी बहुत सारे होते हैं। भेद से वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय प्रत्यय किस किस शब्दों से बना हुआ है? तो प्रति धन अय, प्रति धन अय से मिलके बना हुआ है प्रत्यय। तो अगर बोलेंगे ये कौन सा संधि है, तो देखिए हमने ये कौन सी संधि में पढ़ा है ऐसी चीजें, तो वह पढ़ा है हमने यड़ स्वर संधि में। यड़ स्वर संधि में पढ़ा है। चलिए, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रति और अय से मिलके बना हुआ है प्रत्यय। प्रति और अय दोनों का अगर अर्थ बोलेंगे क्या होता है प्रति और अय का, तो प्रति और अय का अर्थ होता है पीछे आना। पीछे आना। तो प्रत्यय प्रत्यय का जब आप उसके शब्दों के टुकड़े करेंगे, उससे अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है पीछे आना, और प्रत्यय पीछे लगता भी है। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे क्या होता है इसका परिभाषा, तो जैसे हमने क्या देखा था उपसर्ग का, कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, नया अर्थ बनाते हैं, उसे हमने क्या बोला उपसर्ग। अब वैसे ही वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएं, उसे प्रभावित करें, उसमें चमत्कार उत्पन्न करें, वह क्या कहलाएगा प्रत्यय। तो ये वह शब्द के पहले जुड़ता था उपसर्ग और यह शब्द के बाद में जुड़ता है। ये चीजें कॉमन है दोनों में। एक दूसरी चीज कि जो जिस शब्द के साथ ही प्रत्यय जुड़ेगा, जिस शब्द के साथ यह शब्दांश जुड़ेगा, वह शब्द क्या होना चाहिए। जैसे यह शब्द के साथ में किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा था, वह शब्द कौन सा था, विकारी शब्द। वह शब्द विकारी शब्द था, तो जिसका कोई मतलब होगा, और यह भी हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ेगा। जो यह प्रत्यय या फिर शब्दांश जो जुड़ेगा वह विकारी शब्दों के साथ में ही हमेशा जुड़ेगा। तो ये चीज़ उपसर्ग में भी थी कि विकारी शब्दों के साथ में हमेशा उपसर्ग का शब्दांश जुड़ता था, और प्रत्यय में भी यही चीज़ें हैं कि विकारी शब्दों के साथ में ही शब्दांश जुड़ते हैं। और हमने क्या देखा था, जब आपने उपसर्ग बनाया था तो आप उपसर्ग को संधि के नियमों के तहत बना रहे थे। बहुत सारे उपसर्ग ऐसे थे जो उपसर्ग थे वे संधि के नियमों के तहत बन रहे थे उपसर्ग। आप जब उन्हें पहचान रहे थे तो देख रहे थे कि हाँ अरे ये तो संधि है, ये तो संधि की बात हो रही है। लेकिन जब आप प्रत्यय की बात करेंगे तो इसके प्रत्यय के योग में संधि नहीं होगी। क्या प्रत्यय के योग में संधि नहीं होगी। सबसे जरूरी बात नहीं होती है ना। अभी तक हमने उपसर्ग में देखा कि यह संधि से बन रहा था, समास से भी बन रहा था उपसर्ग, लेकिन जब आप प्रत्यय देखेंगे तो प्रत्यय में कभी भी संधि की बात नहीं होगी। तो आपका एक टेंशन तो ठीक हो गया, क्या दूर हो गया, कि संधि वाले हमें चीज़ें नहीं रहेंगी यहाँ पे। लेकिन प्रत्यय में समासिक पद से भी प्रत्यय बनते हैं, समासिक पद से भी। अब समासिक पद से कैसे बनेंगे। आपने एक समास देखा था, कौन सा, उपपद में आपने देखा था कि जब भी कोई शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ता है, कोई शब्द के बाद में, जैसे मैंने बोला क्या पालनहार, मान लीजिए पालनहार एक शब्द है, तो देखिए शब्द के बाद में यह प्रत्यय जुड़ा है तो यह उपपद हो जाएगा। उपपद ऐसे हमने बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे, जैसे रेल वाला,
आदि उदाहरण हमने देखा था। तो जब भी अगर समासिक पद में अगर प्रत्यय की बात की जाएगी तो वह समासिक पद में भी इसका उपयोग किया जाता है। समासिक पद के नियमों के तहत भी प्रत्यय बनते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो कि हमें याद रखनी है। दूसरा क्या, देखिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये चीज़ें तो ठीक है, ये चीज़ें थी, ये हमें पता है कि संधि के नियमों के तहत नहीं बनते और समास के नियमों के तहत बनते हैं। कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्रत्यय बनते हैं। ये चीज़ें हमारी खत्म। इंपॉर्टेंट चीज़ अब आने वाली है, वह ये है कि जब भी कभी प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर हो, अगर दो शब्द रहें, एक शब्द रहेगा, जब आप उसके टुकड़े करेंगे तो जो प्रत्यय का पहला वर्ण अगर वो स्वर आ रहा है, जैसे कि देखिए मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द में ही मूल शब्द के बाद शब्दांश रहेगा, ये हमें पता है। तो मूल शब्द और शब्दांश ही दोनों चीज़ें रहेंगी। कोई भी शब्द हो, जब हमें प्रत्यय निकालना रहेगा और जब उपसर्ग निकालना रहेगा तो मूल शब्द और यहाँ पे शब्दांश रहेगा। ये चीज़ें थी, है ना। तो जब मूल शब्द के बाद में जो पहला शब्द या प्रत्यय का पहला वर्ण है ना, वर्ण और शब्द अलग होता है, शब्द होता है वर्णों का समूह। तो प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर हो, अब ये स्वर क्या होते हैं? आ से आ तक जो भी चीजें होती है वो स्वर होती हैं। तो अगर प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर हो तो आप जो वो वर्ण है वही मात्रा आप लगा देते हैं। क्या? जो वो वर्ण है मूल शब्द में वही चीज़ों को जोड़ देते हैं। अब कैसे? अगर मैं बोलता हूँ धार्मिक है ना, तो आपने क्या किया, इसका धर्म धन इक किया, धर्म धन इक हो गया। अगर आप इसको इस शब्द में तोड़े, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, अब संधि वाला चीज़ आया ना, अब संधि वाली चीज़ आई, तो आप इसके वर्ण के टुकड़े करेंगे तो धा धन फिर आ धन, धा फिर रा फिर मा फिर आ आया और उसके बाद ई आया, आ और ई फिर उसके बाद का। ये ऐसे इसके पूरे टुकड़े होंगे। धार्मिक की ये टुकड़ा होगा, ठीक है। आ और ई, अगर आपने स्वर संधि पढ़ा है या फिर स्वर पढ़ा है तो आपको पता है स्वर संधि में आपने देखा था आ और ई के बाद में, और स्वर में भी आपने देखा था अगर आ और ई मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो वहां पे धर्म धन इक तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? धार्मिक होना चाहिए, लेकिन वह संधि के नियमों के तहत नहीं जुड़ता। हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रत्येक योग में संधि नहीं होती, तो संधि नहीं होगी यहाँ पे, दोनों का जोड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो शब्दांश का पहला वर्ण है वह स्वर है। हमने क्या किया, पहला मूल शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? मूल शब्द पहचानने का तरीका, तो मूल शब्द क्या होता है? विकारी होता है। क्या होता है? मूल शब्द विकारी होता है। वह क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया कुछ भी हो सकता है, और जो कि क्या किस किस पे? लिंग वचन कारक और काल के आधार पर, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तित होते हैं, है ना। शब्द वे जो कि विकारी होते हैं। हमने यहाँ भी देखा था, जब प्रत्यय की शुरुआत की थी तो बोला था कि वे विकारी शब्दों के साथ में जुड़ेंगे और इनका भी वही चीज रहेगा। क्या? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र ये लिखाएंगे नहीं, पहली बात। कहीं भी इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, जैसे उपसर्ग में देखे थे। और दूसरी चीज कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। इनका किसी के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थों के संदर्भ में, लेकिन इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर इनका स्वतंत्र अर्थ होता तो ये शब्द कहलाते। क्यों शब्दांश कहलाते? तो शब्दों से जो भी छूटेंगे, चाहे वर्ण हो चाहे शब्दांश हो, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। शब्दों का अर्थ होता है, वाक्यों का अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश का अर्थ नहीं होता, ना तो वर्ण का अर्थ होता है। अगर मैं जैसे का लिखूंगा, खा लिखूंगा, तो इनका कोई अर्थ है क्या?
है ना। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ क्या, रा रावण, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, यह एक अर्थ दे रहा है, किसी का नाम है ये, है ना। तो इसका इससे पता चला कि हाँ किसी की बात हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, अर्थ दे रही है। तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा ये चीज़ें। तो जब भी विकारी शब्दों के साथ में ये जुड़ेंगे, अब यहाँ पे आपको मूल शब्द देखना है कि मूल शब्द क्या है। मूल शब्द को आपको जैसे आपने उपसर्ग में देखा वैसे ही इनको अलग करना है। मूल शब्द को अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इक जुड़ा हुआ है। आपने इक को जब देखा तो क्या किया, फिर अगर संधि के नियमों के तहत जोड़ते तो यहाँ पे ए हो जाता, लेकिन क्या होगा ये धार्मिक, धार्मिक। तो क्या बोल रहा है ये कि अगर मूल शब्द के बाद जो शब्दांश रहेगा, अगर वो पहला स्वर हुआ, पहला स्वर हुआ, मूल शब्द के बाद जो शब्दांश लगता है, जो शब्दांश होता है प्रत्यय का, शब्दांश का पहला वर्ण अगर स्वर होता है, क्या प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर होता है तो उसमें मूल शब्द में वही मात्रा को हम लोग लगा देते हैं, उसको उसी रूप में लगा देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ से ई जो हो रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें संधि के नियमों के तहत जोड़ेंगे ही नहीं, जो मात्रा था उसी को लगा देंगे। तो धर्म तो पहले ही से था धर्म, अब ये बीच में ई जुड़ गया, तो ई जुड़ गया तो ऐसे धार्मिक हो गया, है ना। तो पहला क्या बोलता है, पहला ये देखिए, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि क्यों यही सारी चीज़ों से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यही सारी चीज़ों से ही हमारे सारे प्रत्यय बनने वाले हैं। क्या पहला मूल शब्द रहेगा, वह क्या हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुछ भी हो सकता है, मतलब विकारी शब्द रहेगा। उसके साथ में जो शब्दांश रहेगा उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, ना तो उसका स्वतंत्र प्रयोग होगा। तो जब आप मूल शब्द को अलग करेंगे और मूल शब्द को अलग करेंगे और जो वह प्रत्यय रहेगा या शब्दांश रहेगा, जब उसको आप अलग करेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे आप, कि अगर वहाँ पे स्वर है, अगर वहाँ पे स्वर है तो आप वहाँ पे संधि का नियम या फिर जो भी नियम रखते हैं उसको कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। जो स्वर है उसी की मात्रा आप मूल शब्द में लगा दीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ें क्लियर हो गई। अगर एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखिए, यहाँ पे दूसरा उदाहरण क्या बोलता है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ सामाजिक, क्या सामाजिक, सामाजिक, तो आप क्या करेंगे, समाज, समाज धन इक कर दीजिए, समाज धन इक। अब आप समाज, यहाँ पे जब इसके आप वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद हमने सिखाया है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता पूरा सारी चीज़ों को, है ना। अब यहाँ पे आ के बाद ई, जा हुआ, यहाँ तक का नहीं बता रहा हूँ, जा के बाद आ होगा, क्योंकि आ क्यों होगा, क्योंकि हमने जा से आ को अलग कर दिया, व्यंजन को स्वर से अलग कर दिया। अब देखिए आ और ई मिले तो यहाँ पे ए हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए था, ए हो जाना चाहिए था, लेकिन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि संधि के नियमों के तहत नहीं बना है ये। तो संधि के नियमों के तहत नहीं बना है ये, क्योंकि प्रत्यय संधि के नियमों के तहत नहीं बनते, इसलिए हमें इसी मात्रा को, जो ये मात्रा था यहाँ पे, ये वाला क्या, जो यहाँ पे स्वर था या जो मात्रा होगी इसकी, इसी को हम लोग वहाँ पे किस में लगा देंगे, किस पे, मूल स्वर में, जो मूल स्वर रहेगा उसी पे लगा देंगे इसे। बस यही है पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब दूसरा, दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वहीं से आपको पूरा प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा एकदम कॉमन सा है कि अगर ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ में अभी हमने क्या देखा, जो शब्दांश था, वह शब्दांश स्वर ना हो के, क्या स्वर ना हो के अब व्यंजन हो जाए, अब वो व्यंजन हो जाए। अगर व्यंजन हो गया तो क्या होगा, व्यंजन हो गया तो क्या होगा, व्यंजन हो गया तो कुछ नहीं करना है आपको मूल शब्द और शब्दांश को वैसे ही जोड़ देना है, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव वैसे ही जोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने वहाँ पे मात्रा को, यहाँ पे ई था, का था, तो हमने मात्रा को यहाँ पे ले गए और फिर मूल शब्द में जोड़े, तो वैसे आपको करना ही नहीं है, आपको उस मात्रा को ध्यान ही नहीं देने है, कोई कुछ नहीं करना है, जो है वैसे ही जोड़ दो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं रिश्तेदार, क्या रिश्तेदार, तो आप बोलेंगे क्या,
धनदार, रिश्ते, धनदार। आपने वैसे ही जोड़ दिया, ये शब्द था मूल शब्द। और देखिए ये व्यंजन से शुरू हुआ है, क्या जो शब्दांश रहेगा अगर वो व्यंजन से शुरू हो तो आप वैसे ही उन्हें जोड़ दीजिए, कोई नियम नहीं लगाना है। वैसे ही और उदाहरण, जानकार, क्या जानकार, जानकार। तो आपने क्या किया, जान अलग किया और कार को अलग किया। अब ये कार का जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण वो क्या है, व्यंजन है। वह क्या बता रहे हैं कि मैं तो व्यंजन हूँ भाई। अब जब तुम व्यंजन हो तो हमको तो भाई सीधा सीधा लिख देना है, व्यंजन है तो सीधा सीधा हम लिख देंगे। और स्वर रहते यहीं पे तो हम उसके मात्रा को यहाँ पे चढ़ा देते। बस यही चीज़ें पूरे आपको प्रत्यय में काम आने वाली है बस। और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस यही चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। अब इन्हीं के आधार पर हम सारे क्या जिसकी जितने भी भेद हैं उन सारों को देखेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें कभी कभी क्या हो सकता है, क्या कर्ता की बात होगी। कर्ता जैसे कि हमने देखा था कर्ता कारक, कर्म कारण, संबंध कारक की जो कारक वाली चीज़ें हैं, तो कारक वाली चीज़ें आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए कि कर्ता किसे बोलते हैं। तो कर्ता का मतलब होता है कर्म करने वाला। अगर कर्ता की बात होगी तो कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्म करने वाला, जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है, जो कार्य को जैसे आप कर रहे हैं तो आप अभी आप करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, पाठक करता। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पाठक करता। कर्म की बात होगी तो कर्म जो कार्य होता है, जो कार्य होता है, क्या कर रहे हैं, कार्य हो रहा है पढ़ाई करने का। और किससे, और क्रिया, पढ़ाई की क्रिया हो रही है, पढ़ाई की क्रिया हो रही है, तो पढ़ाई की क्रिया हो रही है। कर्ता क्या है, कर्ता, कर्ता, कर्ता हो जाएगा क्या, आप हो जाएंगे, और क्रिया हो जाएगी पढ़ाई करने की जो क्रिया हो रही है, और कर्म क्या हो जाएगा, पढ़ने की। लेकिन पढ़ने की, लेकिन किससे, आप अभी जैसे मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो क्या कि अगर आपका नाम राज है तो राज मोबाइल से पढ़ता है, क्या राज मोबाइल से पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। तो जिससे क्रिया होती, क्या जिससे क्रिया होती है, जिससे क्रिया होती है वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है, वह कहलाता है कर्म। तो कर्ता की बात होगी, कर्म की बात होगी, क्रिया की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें बात होने वाली हैं हम लोग जब इसके प्रकार देखेंगे तो। और हाँ, अभी अगर हम लोग एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वह क्या पूछता है कि जो यह प्रत्यय होता है, या प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय सीधा सीधा ना देके बोलता है कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, क्या कृत्य प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, या फिर तद्धित प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय। तो इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार, हम लोग इसके प्रकार देख के इसके प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके उदाहरणों पे आएंगे। और सारे जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक जो छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं वहीं से पूरा प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं रटना है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस भी क्लास में। तो प्रत्यय, प्रत्यय के भेद अगर बोलें तो प्रत्यय के भेद दो होते हैं। कौन कौन से, वह होता है क्या, कृत प्रत्यय, कृत, इसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, क्या कृदंत प्रत्यय। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अरे अब इसमें थोड़ा भारी भरकम लग रहा है ना ये सुनने में, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये कहाँ से आ गए भाई। अब हमने तो पढ़ लिया है कि प्रत्यय जो होने वाला है वह विकारी शब्दों के साथ में जुड़ने वाला है। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं भाई, तो विकारी हम बोल देते हैं पहले भाई, क्या क्या है, क्रिया विकारी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, और विशेषण है। क्या विकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया है, सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण। ये हमारे पास चार विकारी शब्द हो गए, क्या चार विकारी शब्द हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या, जब भी कभी क्रिया के साथ में, क्या क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़े, क्रिया क्या होती है हमने पढ़ा है, क्या जब किसी कार्य का करने का बोध हो
जब किसी कार्य के करने का बोध हो, जैसे हमने पढ़ाई करने का कार्य किया, तो क्या कोई कार्य करने का बोध हो तो वो हो जाएगी क्या, क्रिया। तो जब भी क्रिया के साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में कोई प्रत्यय जुड़े वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, तद्धित प्रत्यय। अब संज्ञा के साथ कैसे, जैसे क्रिया के साथ अगर आप बोलते हैं पढ़ना, है ना, पढ़ना, या पढ़ाई वाला, मैं बोलता हूँ पढ़ाई वाला, पढ़ाई वाला, तो आप बोलेंगे वाह पढ़ाई, ये क्या है, ये क्रिया हो जाएगी, पढ़, पढ़ क्रिया, पढ़ क्रिया। आप बोलेंगे अगर पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई बस बोलेंगे तो पढ़ धन आई, पढ़ धन आई, पढ़ क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, धातु हो जाएगा, आई प्रत्यय। और आप बोलते हैं पढ़ाई वाला, तो पढ़ाई वाला क्या, पढ़ाई एक क्रिया हो जाएगी बोलेंगे आप इसे, और वाला प्रत्यय। इसमें दो प्रत्यय हो सकते हैं, पढ़ धन आई धन वाला, दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। तो जो क्रिया, अगर क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़ेगा, अब क्रिया तो आपको पता है, खाना, सोना, जाना, घूमना, ये सारी चीजें क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया के साथ में अगर जुड़ता है प्रत्यय तो कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में जुड़े। अब संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम मतलब दुनिया की सारी चीज जो जिसका की नाम है, अगर चाहे राम का नाम हो गया, चाहे हिमालय का नाम हो गया, चाहे यहाँ पे बर्फ का नाम हो गया, चाहे मोबाइल का नाम हो गया, जो भी चीजें हैं उसके साथ में प्रत्यय जुड़ेगा, उसके साथ में प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा, तद्धित प्रत्यय। अब विशेषण, विशेषण मतलब अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ वह काला, काला बोलता हूँ काला। अब काला के साथ में अगर कोई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या, कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय भाई। अगर हमने देखी संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारी चीज पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको डाउट हो सकता है कि क्या होता है संज्ञा, क्या होता है सर्वनाम, क्या विशेषण है। नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, और पढ़े हैं तो आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा के साथ में अगर कोई शब्दांश जोड़ते हैं हम लोग, क्या, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनके साथ में अगर हम कोई शब्दांश जोड़ दें, शब्दांश जोड़ेंगे तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, और क्रिया के साथ में कृत प्रत्यय। अब कभी कभी थोड़ा सा डाउट वाली क्वेश्चन देख लेते हैं तद्धित और कृत प्रत्यय में। अगर जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, चिकनाहट, 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 घबराहट, 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 चिकनाहट, हड़बड़ाहट, 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 बड़ाहट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि क्या है मूल शब्द और क्या है यहाँ पे प्रत्यय, तो अगर आपको पता करना हो कि कृति क्या कृत प्रत्यय है, कौन सा, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में आप क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे। क्या, धातु को। धातु किसे कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं भाई, क्रिया को हम संस्कृत में कहते हैं धातु। आप या बोल सकते हैं क्रिया को निकालना, क्रिया, हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में कहते हैं धातु। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्रिया क्या है, बोलेंगे चिकना, आपको ऐसा लग रहा है कि चिकना क्रिया है, चलिए हमने लिख दिया चिकना क्रिया हो गई। अगर मैं बोलता हूँ क्या, घबराना, घबराना, घबराना या घबराना, या हड़बड़ाना, 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 अगर आपने यहाँ पे ना जोड़ दिया, क्या ना जोड़ दिया, ना जोड़ दिया, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है। जैसे कि पढ़ है, अब मैंने बोल दिया पढ़ाना, अगर आप ना वर्ड, ना शब्द को जोड़ देते हैं, कुछ यहाँ पे चीज़ें जोड़ देते हैं तो आपको पता चला कि हाँ क्रियाएं हो रही हैं। मान लीजिए हमने यहाँ जोड़ दिया ना, यहाँ भी ना जोड़ दिया, आपने ना को जोड़ा तो आपको पता है कि घबराना, अरे घबराना, बेचारा घबरा रहा है, घबरा रहा है, कोई क्रिया हो रही है, घबराने की क्रिया। अरे भाई खेलना, खेल के साथ में ना जुड़ गया, खेलना, खेलने की क्रिया हो रही। पढ़ना, पढ़, पढ़ क्रिया है और उसके साथ में एक चीज़ और जोड़ दिया, ये धातु है और इसके साथ में जोड़ दिया तो पता चल गया हाँ ये क्रिया हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। खेलना, कूदना, अरे भाई कूद रहा है, उसके साथ में क्या, ये दोनों मिलकर क्रिया है, कौन सी क्रिया हो रही है, कूदने की क्रिया हो रही है, हड़बड़ाने की क्रिया हो रही है, घबराने की क्रिया हो रही है। क्या, चिकनाने, चिकनाने की क्रिया होती है क्या, होती ही नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि यह, अब जहाँ पे क्रिया के साथ में, जहाँ पे क्रिया के साथ में
जहाँ पे क्रिया के साथ में, क्रिया क्या है, घबराना, हड़बड़ाना, खेलना, कूदना, कूद धरना, पढ़ाना, पढ़ना, जो भी है। तो क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़ा, कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, घबराना। क्या, घबराना, आना प्रत्यय, घबराना आना प्रत्यय, सॉरी यहाँ पे घबराना हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे घबराहट की, तो घबराहट में घबराहट, घबर धन आहट, 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 और हड़बड़, हड़बड़, हड़बड़ धन आहट, आहट प्रत्यय दोनों में जुड़ा हुआ है। चिकनाहट, चिकना, चिकना धन घबरा, घबरा धन आहट, या फिर यहाँ भी बोलेंगे आप आहट। तो चिकनाहट, घबराहट और हड़बड़ाहट। देखिए तीनों में एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या, एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ भी आपको लग रहा है कि ये कृत प्रत्यय होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्रिया के साथ में लगा हुआ है। क्रिया क्या है, घबराने की क्रिया, और यह कृत प्रत्यय हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ हड़बड़, हड़बड़ धन आहट, अरे हड़बड़ाहट की बात हो रही है, और यहाँ भी क्या, कृत प्रत्यय, और चिकना धन आहट, आहट, अरे चिकनाने की क्रिया, और ये क्या, यह भी आपको क्या लग रहा है कि क्रिया हो रही है, लेकिन भाई ये क्रिया नहीं है। यह किसकी बात हो रही है, चिकना, गोरा, खुरदुरा, ये क्या होता है, विशेषण होता है भाई, विशेषण होता है। तो आपको वहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर ऐसी आहट आहट प्रत्यय देख के, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें किसमें, कृत प्रत्यय में जाएंगी। वो कुछ हो सकता है कि किसमें जाए, विशेषण भी हो जाए वो। तो वहाँ पे ये उदाहरण समझाने का मतलब यही था कि कभी कभी प्रत्यय सेम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मूल धातु को, मूल शब्द को ध्यान देना है। मूल शब्द को आप ध्यान देंगे तो आपको वहाँ से छांटना क्या है, छांटना ये है कि क्रिया है, क्रिया भी हम पढ़े हैं, कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है। अगर ये चीजें रहेंगी तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो विशेषण था, तो आपने क्या बोल दिया, तुरंत तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय बोल दिया। और वहाँ पे क्रिया रहता है, जैसे यहाँ पे ये दोनों क्रियाएं थी, घबराना, हड़बड़, हड़बड़ क्रिया, घबराने की क्रिया, खेलने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, क्रिया दी, तो यहाँ पे आप बोल देते कृत प्रत्यय। तो वहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा आसानी से और अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मतलब उदाहरण की बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक बस यही था, कॉन्सेप्ट जो बोला जाए, कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा खत्म होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने पहले बात की। पहला जो इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें बताई हैं, वहाँ से ही आपका जब आप इसकी उदाहरण अभी सॉल्व करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोगों को बोरिंग लगेगा कि हाँ यार ये क्या चीज़ें बताया है। तो हम लोग अभी पहले इस वीडियो में, जैसे हमने उपसर्ग वाली वीडियो में क्या देखा था, पहले हमने बात की थी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर हमने देखा उसके उदाहरण। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके सारे जितने भी इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं, सारे उदाहरणों पे अच्छे से बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे हड़बड़ी में काम लेंगे, हड़बड़ाहट में, तो दिक्कत हो जाएगी हमें। हम लोग अगर जल्दी जल्दी में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे, और कैसे कैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है, किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।